Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today we shall study about crystalline and amorphous solids. As I am going to mention or repeat all these properties of crystalline and amorphous solids, let me tell you first what are crystalline solids. First property we are going to study about the crystalline solids. बेटा सबसे पहले अगर हम देखना चाहेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए 3-dimensional स्पेस, यानी कि देयर इज ऑलवेज प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बेटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। क्या होती है? उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। यानी कि बेटा जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया बेटा, अगर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हम लेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर नीचे भी Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव। जरा बेटा ध्यान रखिएगा, Na पॉजिटिव। यहां पे आपने देखा, यहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिली है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बेटा एक चीज अगर आप देखेंगे, यहां पे आपने क्या देखा है, Na पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है Cl नेगेटिव। कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि दो Na अटैच्ड है विद ईच अदर। तो बेटा अगर कैटायन है तो उसके साथ एनायन साथ में अटैच होगा, और अगर यहां पे कैटायन है तो इसके साथ एनायन अटैच होगा। यहां पे आप Cl नेगेटिव को ले लीजिएगा, यहां पे Na पॉजिटिव। अगर यहां पे Na पॉजिटिव तो यहां पे बेटा है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है चीज, जैसे कि हमने यहाँ पे कल भी मेंशन किया था। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा इन प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं इन 3-dimensional स्पेस। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले बेटा वी आर गोइंग टू मेंशन देम वंस अगेन। इसमें आप लिखेंगे द substances whose constituent particles, the substances whose constituent particles are arranged in a 3-dimensional space, or arranged in a 3-dimensional space, 3-dimensional space। तो बेटा यहां पे आपने क्या देखा है, यहां पे बेटा जो एमॉर्फस सॉलिड, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि जो एमॉर्फस वर्ड एमॉर्फस है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म। नो फॉर्म क्या है? रबर की कोई फॉर्म नहीं होती है, ग्लास की कोई फॉर्म नहीं होती है, शक्ल तो होती है। एक्चुअली बेटा दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं गिलास में, रबर में, पॉलीथीन में, नायलॉन में, उनमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होती है। अगर बेटा आप देखेंगे, अगर when we cut them with a knife or when we cut them with a sharp edge tool, what happens? उससे क्या होता है? हाँ, two irregular surfaces are obtained। तो यहां पे बेटा आप लिखेंगे the substances whose constituent particles are not arranged, या आप लिख सकते हैं बेटा are not arranged in a proper sequence। और बेटा जैसे कि मैंने यहां पे बताया, इन ग्रीक में अगर हम देखेंगे, इन ग्रीक एमॉर्फस मीन्स, एमॉर्फस को आप क्या करेंगे, इसको बेटा आप रखेंगे किसमें? हाँ, इसको आप रखेंगे कॉमास में। इन ग्रीक एमॉर्फस मीन्स नो फॉर्म। हाँ, तो फॉर्म का मतलब है यहां पे बेटा जो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, उनमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहेंगे बेटा सेकंड वन, इसमें बेटा अगर हम देखेंगे, इसमें एक
प्रॉपर जियोमेट्रिक पैटर्न होता है। प्रॉपर जियोमेट्रिक पैटर्न जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करेंगे, एक कैटायन होता है, कैटायन के बाद एनायन होता है, फिर एनायन के बाद फिर से कैटायन होता है, फिर एनायन होगा। ऐसा नहीं कि कैटायन के साथ और एक कैटायन होगा या एनायन के साथ और एक एनायन होगा। तो यहाँ पे बेटा हमेशा क्या होता है, एक प्रॉपर और डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉपर जियोमेट्रिक पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न। लेकिन जरा यहां पे ध्यान रखिएगा, सेकेंड वन, यहां पे नो जियोमेट्रिक पैटर्न, रादर इरेगुलर मैनर में ये होते हैं। नो जियोमेट्रिक पैटर्न, नो जियोमेट्रिक पैटर्न। नेक्स्ट अगर देखेंगे बेटा, यहां पे इनको हम बोलते हैं, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया, दे आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स। बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे यहां पे अगर हम बात करेंगे, कॉपर है, आयरन है, आयोनिक सॉलिड्स है बहुत सारे, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आइस है, दे आर आल्सो नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। आगे बेटा आप पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। लेकिन जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सब के सब सॉलिड्स का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट होते हैं मेल्ट होना। यानी कि जैसे मैंने आपको बेटा कल बताया, अगर आप लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक सॉलिड है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर पहुंचेगा, कहां तक जब टेम्परेचर पहुंचेगा, जब टेम्परेचर पहुंचेगा बेटा 800 डिग्री सेंटीग्रेड, इट स्टार्ट्स टू गेट मेल्ट। क्लियर? तो बेटा हर कोई, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, सब के सब सॉलिड्स का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। लेकिन बेटा अगर हम यहाँ पे गिलास लेंगे, रबर लेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, इट स्टार्ट्स टू गेट सॉफ्टन, इट स्टार्ट्स टू गेट सॉफ्टन। ये बेटा सॉफ्टन होता है जब आप इसको टेम्परेचर देते हो, वेदर यू टॉक अबाउट नायलॉन, यू टॉक अबाउट पॉलीथीन, यू टॉक अबाउट गिलास, यू टॉक अबाउट अदर प्लास्टिक थिंग्स। तो इनमें क्या होता है, दे स्टार्ट टू गेट सॉफ्ट, इनका कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता है। तो यहां पे हम बताएंगे बेटा तीसरे पॉइंट में, दे आर आल्सो नोन एज, बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स। तो बेटा क्या कहते हैं हम इनको, ट्रू सॉलिड्स। तो ट्रू सॉलिड बेटा अगर आपसे कोई ये पूछेगा, कल आपसे कोई ये पूछेगा ट्रू सॉलिड क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, वो सॉलिड जिसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सॉलिड जिसका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ यहां पे आप ध्यान रखिएगा बेटा, दे आर नोन एज, तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, नोन एज सीडो सॉलिड्स, PSEUDO, P साइलेंट रहता है यहाँ पे, दे आर नोन एज सीडो सॉलिड्स। तो बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, सीडो सॉलिड्स। जैसे कल भी मैंने आपको बेटा बताया सीडो सॉलिड क्या होता है, यानी कि पीसीडो सॉलिड या सीडो सॉलिड आप बोल सकते हैं। तो सीडो सॉलिड बेटा वो सॉलिड होता है, वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, विच सॉफ्टनेस अपॉन हीटिंग। जो ही बेटा आप इसको नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हो, it starts to get soften, it starts to get soften। यहां पे आप लिखोगे, जैसे आप यहां पे नोट में लिखोगे बेटा, इसके नीचे ही नोट में, क्योंकि कल भी मैंने आपसे बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ये सीडो सॉलिड क्या होता है। तो यहां पे आप मेंशन करेंगे PSEUDO, सीडो सॉलिड। तो सीडो सॉलिड क्या होता है बेटा, वो सॉलिड विच सॉफ्टनेस अपॉन हीटिंग, which softness upon heating। a solid या an amorphous solid भी हम बोल सकते हैं, a solid which softness upon heating, जब आप इसको हीट देते हैं तो इसमें क्या होता है, it starts to get soft। a solid which softness upon heating is known as pseudo solid, is known as pseudo solid, pseudo solid।
चलो बेटा यहां पे आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बेटा एक, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमने कहीं पे देखा कोई रेडियो वाला हमने देखा है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग वहां पे जमा होते हैं, लेकिन उनमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। आसन वन रेड वोल आसन वन हे 4 हतन हज बनियान हसा हथ या वन 5 हाने सारी तमिस गई जमा, लेकिन वहां पे कोई लिसन में वहां पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन बेटा आप देखते हैं जब हम प्रेयर पढ़ते हैं या बाकी कोई इबादत करते हैं, हमें कोई प्रॉपर सीक्वेंस होती है, तो लंबी लंबी लाइन्स बन जाती हैं वहां पे। तो यहाँ पे मैंने बोला है बेटा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, प्रॉपर सीक्वेंस की वजह से बेटा इनमें एक बड़ा ऑर्डर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या आ जाता है इनमें? लॉन्ग रेंज ऑर्डर आता है। लेकिन बेटा अगर आप देखेंगे जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनमें होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो यहां पे आप मेंशन करने जा रहे हैं दे पॉजेस क्या होता है इनमें? दे पॉजेस ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे पॉजेस ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन यहां पे क्या है? 4th one, they possess a short range order, a short range order, they possess a short range order। क्लियर? तो बेटा इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और अगर हम इनमें देखेंगे तो इनमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कल बताया बेटा, अगर आप लेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप बीच में क्या करेंगे? आप इसको शार्प एज टूल से काटेंगे बीच में, तो व्हाट हैपेंस टू स्मूथ एंड प्लेन सरफेस आर ऑब्टेन्ड, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया। तो बेटा क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, आपने लिया एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या करते हो, आप इसको बीच में बेटा क्या करते हो? बीच में काटते हो किसी नाइफ से या शार्प एज टूल से। तो इससे क्या होता है? टू स्मूथ एंड प्लेन सरफेसेस आर फॉर्मड। लेकिन बेटा अगर आप इसके बदले लेंगे कोई एमॉर्फस सॉलिड, जैसे हम यहाँ पे गिलास लेंगे या रबर लेंगे या और कोई प्लास्टिक चीज लेंगे, तो उससे क्या होता है? जब हम उसको शार्प एज टूल से बीच में काटते हैं तो उससे क्या होता है? नहीं, कहीं पे भी आप बीच में या कहीं पे भी, वहां पे क्या होता है? हाँ, अब आप बेटा ये मुझसे बताएंगे कि सर जब हम कभी कभार ऐसा कुछ करते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ये चीजें जब हम देखते हैं ये बहुत ही माइन्यूट चीजें होती है जो हमें ऐसे नेकड़ ऐसे दिखती नहीं है। तो यहाँ पे बेटा आप क्या कहेंगे? दे पॉजेस ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे पॉजेस ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पे जो 5th पॉइंट है बेटा, इसमें आप क्या कहेंगे? 5th पॉइंट में बेटा आप बोलेंगे यहाँ पे when cut with a sharp edge tool। बेटा sharp edge tool कौन सा होता है? वो नाइफ होता है। when cut with a knife, का नाइफ ही लिखिए। when cut with a knife to smooth and plain surfaces are formed। क्लियर? अब बेटा यहां पे आ जाइए, अगर यहां पे बेटा हम एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं तो इरेगुलर सरफेसेस आर फॉर्म्ड। 5th point, when cut with a knife, two irregular surfaces are formed। क्लियर? हाँ बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब हम मेंशन करने जा रहे हैं,
इनको बेटा हम बोलते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं और बेटा ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर फॉर यू पीपल व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी और व्हाट इज आइसोट्रॉपी। हाँ बेटा जहन में रखिएगा, यहां पे हम लिखेंगे हाँ बेटा डोंट वरी रहेगा। बह त्रा तुम बहुत त्रावान ग्रुपस मज गोबर न्यून ये बोझवा बहुत ग्रुपस मज त्रावान ये तुम हेकू गर असल पे हेकू तुम वुचित पे ना तुम हेकू गर 2 लट 3 लट रिपीट कर। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 6 है ये। अ फायदे ये मूजूब ये तुम गर पे बे वो ना रिपीट करो तुम पे गर 2 लट बे या 3 लट हेकू तुम चूंकि ग्रुपस मज ये तुम हेकू गर ते पे वो गोबर न्यून तुम गि ज्यादा पहम क्लियर। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। वन मोर प्रॉपर्टी, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ये क्या होते हैं? एनआइसोट्रॉपिक। तो आगे मैं बताऊंगा बेटा एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है। यहां पे आप फिलहाल लिखेंगे दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर फिलहाल आप जहन में रखिएगा, आगे मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पे आप क्या लिखेंगे 6th वन में दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो बेटा दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब बेटा यहां पे हम देखेंगे ये एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। इसको अब मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो इसको ध्यान, तो एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है जरा बेटा ध्यान रखिएगा। यहां पे मैं किसी क्रिस्टल को ले रहा हूं, तो क्रिस्टल अगर हम देखेंगे फिलहाल इसकी शेप ऐसे हमें दिख रही है, डॉट में दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा कुछ चीजें होती है ना सीखने वाली चीजें होती है जिससे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, तो ये कुछ एटम्स है, इनको मैंने ऐसे डॉटेड में दिखाया है। अब मैं और कुछ एटम्स लूंगा जिनको मैं बोल्ड में दिखा रहा हूं। क्लियर सर। यहां पे फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहां पे फिर से आ जाएगा डॉट डॉट, इसके हिसाब से ही डॉट और डॉट। फिर से हम दिखा रहे हैं यहां पे जो हॉलो सर्कल्स हमने दिखाए उनके ही नीचे रखिएगा। क्लियर सर। फिर से नीचे दिखाई ये है डॉट, यहां से फिर से डॉट, यहां पे भी डॉट और यहां पे भी डॉट। फिर से आप दिखाइएगा ये है हॉलो 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 सर्कल। एक चीज मैंने दिखाना है यहां पे बेटा, आपने क्या ग्रॉसअप किया, एक चीज आपने यहां पे अंडरस्टैंड किया, वो ये कि आपने देखा ये एक किस्म के एटम्स है, ये दूसरे किस्म के एटम्स होते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं देखेंगे कि इसका एक एटम आएगा और इसका एक एटम आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इनमें भी प्रॉपर सीक्वेंस होगी, इनमें भी प्रॉपर सीक्वेंस होगी। जरा आप देखिए ये एक रो बना रहे हैं, ऐसी भी ये रो बनाते हैं बना बना तो समझोन। अगर तुम वो गोबरमेंट यम बना। लेकिन एक चीज चूंकि इन द मीन वाइल वी आर कंसर्न विद एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या होती है यहां पे बेटा, अगर हम देखेंगे ध्यान रखिएगा, मैं वो शिशिका एक्सिस एक्स एक्सिस और यहां पे मैंने देखा पूर्व ऊर्जा गोबर में इधर से ये मौलियत तो एक था यहां पे है। ध्यान रखिएगा यही में ब्याह का एक्सिस। जरा बेटा आप गौर से देखिएगा, यह है एक्स एक्सिस, यह है एक्स डैश एक्सिस।
ये एक डायरेक्शन में मैंने देखा कौन से एटम्स आ रहे हैं यथ मज में डॉटेड आख जन छा, लेकिन जब हम इधर से देखते हैं यथ मज डॉटेड हालो डॉटेड हालो। बेटा अगर आप देखेंगे इस साइड में जो प्रॉपर्टी है वो इससे मुख्तलिफ होगी ना, तो फिक्र कारण नहीं करते। ध्यान रखिएगा। आगे मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। दपन यम सात वुचन यम जन आसान क्रिस्टाइल सॉलिड्स, दपन तिमन मज यम सात वुचन की फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस पॉजिट डिफरेंट वैल्यूज, इन डिफरेंट डायरेक्शंस पॉजिट डिफरेंट वैल्यूज। Some physical properties when measured in crystalline solids in different directions possess different values. बेटा यहाँ पे मैंने देखा यपर आय में सिर्फ डॉटेड क्लियर, तो यपर में अगर बह वन वुश कि यपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या वुश मैकेनिकल स्ट्रेंथ या वुश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथ यह अख वैल्यू मान लिया जाए तथ आई 2.5 न्यू क्लियर क्या साइड आई डॉटेड मगर म्यून गोबर ये यपर वुचन यपर आव ना यह डॉटेड पता हालत पता डॉटेड पता हालत तो मतलब गो ना योड़ ना बदल कह गोबर मान लिया जाए योड़ हसा 1.5 मे वन गोबर म्यून मे वुश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यमन मजन गोबर म्यून यम जन आसान क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वेदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, electrical conductivity it is a physical property, mechanical strength it is a physical property when measured in different directions possess different values। लेकिन ये होता है बेटा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसी चीज को हम बोलते हैं द प्रोसेस और द फिनोमिनन इज नोन एज एनआइसोट्रॉपी। phenomenon or process is known as anisotropy। अमा कथ वन कशिर पट हे यम साथ हस का फिजिकल प्रॉपर्टी करो अकिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन इट पॉजिट डिफरेंट वैल्यूज। क्योंकि इस साइड में बेटा सिर्फ ये डॉट्स आए हैं, लेकिन इस साइड में हालो भी डॉटेड भी आए, हालो भी आए, डॉटेड भी आए, हालो भी आए, तो नेचुरली इस साइड में एक वैल्यू मिलेगा, इस साइड में दूसरा वैल्यू मिलेगा। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज एनआइसोट्रॉपी। अच्छे वन गोबर में एनआइसोट्रॉपी। सो प्लीज राइट डाउन, नीचे आप लिखिए इसमें नोट, एनओटी नोट। कल आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एनआइसोट्रॉपी, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? राइट डाउन एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी, तो बेटा इसमें आप क्या लिखेंगे? एनआइसोट्रॉपी में आप लिखेंगे when physical properties measured in different directions, when physical properties measured in different directions, when physical properties measured in different direction, ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, when physical properties measured in different directions possess different values, possess different values, the process is known as, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं? The process is known as anisotropy। शाबाश बेटा, यहां पे आप लिखेंगे इस साइड में आइसोट्रॉपी, क्योंकि आपने बोला ना दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसोट्रॉपी को यहां पे बेटा आप अंडरलाइन कीजिए। तो इसको भी ऑलमोस्ट हम यही डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंज करेंगे इसमें हम। शाबाश, आइसोट्रॉपी में आप लिखेंगे when physical properties measured in different directions, when physical properties measured in different directions possessing values, है क्या हो? possess different values। यहां पे क्या है? possess same values। when physical properties measured in different directions possess same values, the process is known as isotropy। the process is known as isotropy। हाँ बेटा, यहां पे भी आप कुछ एग्जांपल्स दे दीजिएगा। कुछ सम्यून गोबर, ध्यान रखिएगा बेटा।
अब एग्जाम्पल दे दीजिएगा। गोबर क्रिस्टलाइन सॉल्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बेटा, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। तो बेटा एग्जाम्पल्स में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कॉपर है, ये भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा एल्युमिनियम है, ये भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, या वैसे ये तो सब के सब मेटलिक सॉलिड्स आते हैं। तो बेटा डायमंड है, डायमंड के बारे में भी आपने सुना है, या ग्रेफाइट है, या बेटा NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये भी है क्रिस्टलाइन सॉलिड। या बेटा अगर आपसे कोई पूछेगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को होक्शियन गोबर में, या बेटा आप सुनो भी बोल सकते हैं, सुनो या आइस, सुनो और आइस। तो ये सब के सब क्या है? These are the examples of crystalline solids. Now you please have a quick look of what is called शाबाश गोबर examples of amorphous solids। तो बहुत सारी बेटा है एग्जाम्पल्स, जैसे कि गिलास है, वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल। बेटा वुड है, वुड, रबर है, रबर, या बेटा प्लास्टिक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन है, प्लास्टिक, पॉलीथीन है। तो बेटा ऐसी नाइलॉन भी है, पॉलीथीन एटसेट्रा। तो ये सब के सब क्या है बेटा? दे आर नोन एज amorphous solids। तो बेटा ये है कैटेगरी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और ये है कैटेगरी ऑफ व्हाट? amorphous solids। क्लियर? ये रोजा गोबर में एग्जांपल यार। अब बेटा आगे हमने पढ़ना है सेकंड। चूंकि बेटा ध्यान रखिएगा, हमने स्टार्ट कहां से किया? पहले हमने बेटा सॉलिड पढ़े हैं, सॉलिड क्या होते हैं। तो सॉलिड के मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई कल। फिर जो सॉलिड होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। कितने में? दो में। एक को बेटा हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे को हम बोलते हैं amorphous solids। अब चूंकि आगे आपने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनके कितने सारे किस्म है वो हम आगे देखेंगे। अब आप यहां पे मेंशन कीजिए, हाँ बेटा आप इसमें मेंशन कीजिए यहां पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वालेकुम सलाम। ध्यान रखिएगा बेटा, बेटा जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा आपको मालूम है, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया है, कितने सारे किस्म है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। नंबर फर्स्ट, या ए पार्ट में आप लिखेंगे नंबर फर्स्ट, इनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इनको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। नंबर सेकंड बी पार्ट में हम बेटा पढ़ते हैं, दूसरे को हम आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। नंबर थर्ड सी पार्ट में हम बेटा मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। और बेटा लास्ट में हम देखेंगे फोर्थ टाइप, दैट इज द कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स। क्लियर? अब बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम ले रहे हैं, इसको हम आज ही पढ़ेंगे या कल के लिए छोड़ेंगे? आज पढ़ो। एक को हम एटलीस्ट, चलो बेटा ठीक है, चलो एक को हम एटलीस्ट फिनिश करने जा रहे हैं। हाँ, तब तक बाकी बच्चे भी आ जाएंगे 11th के। हाँ बेटा, तो अंडरलाइन कीजिएगा फर्स्ट टाइप, दैट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ध्यान रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? सो अंडरलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाँ बेटा गेटिंग। तो बेटा अभी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या क्या होते हैं? बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या नोबल गैस एटम्स होते हैं। यहां पे हम मेंशन करने जा रहे हैं दीज आर दो सॉलिड्स, दीज आर दो सॉलिड्स, वो सॉलिड्स है ये, दीज आर दो सॉलिड्स, दीज आर दो सॉलिड्स इन विच कुछ खास चीजें बेटा जो आज आपने सीखनी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं यहां पे मेंशन करने जा रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं या बेटा वो होते हैं नोबल गैस एटम्स। हाँ, दीज आर दो सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, in which the constituent particles, तो बेटा ये क्या होते हैं constituent particles? In which the constituent particles are molecules. क्या होते हैं? Molecules. या बेटा एक तो या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स के अलावा ये क्या हो सकते हैं बेटा, ये नोबल गैस एटम्स हो सकते हैं और नोबल गैस एटम्स। तो बेटा नोबल गैस एटम्स आप बताएंगे कौन कौन से नोबल गैसेस है? नोबल गैस एटम्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन शुड बी ऑन टिप ऑफ टंग। तो बेटा ये या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या ये नोबल गैस एटम्स। अब दूसरी बात है जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं या नोबल गैस एटम्स, हाउ दे आर हेल्ड टुगेदर, तो इनके बीच में कौन से फोर्सेस होते हैं? तो इनके बीच में बेटा एक फोर्स होता है जिस फोर्स को हम बोलते हैं या तो डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, या तो हम इनको लंदन, ये वो बीबीसी लंदन नहीं है बेटा, ये लंदन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इन फोर्सेस को डिस्कवर किया। दैट इज व्हाई दीस फोर्सेस आर नोन एज लंदन फोर्सेस। तो हाँ बेटा क्या? हाँ, डिस्पर्शन फोर्सेस आर लंदन फोर्सेस। आप बोल सकते हैं एक्चुअली लंदन ने इसको डिस्कवर किया तो दैट इज बाय लंदन फोर्सेस। असल में मैं बताऊंगा यहाँ पे आखिर ये डिस्पर्शन फोर्सेस क्यों है, तो वो भी मैं यहाँ पे बेटा क्लियर करने जा रहा हूं। आप ध्यान रखिएगा, द मॉलिक्यूल्स आर एटम्स, ध्यान रखिएगा, द मॉलिक्यूल्स आर एटम्स, द मॉलिक्यूल्स आर एटम्स, the molecules are atoms in noble gases, the molecules are atoms in molecular solids, are held together, तो बेटा इनके बीच में क्या होता है? are held together by किस फोर्स से? are held together by dispersion forces. What do you mean?